नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु भाई, अभी जो ईरान वॉर को लेकर पीस टॉक हुआ है इस्लामाबाद में, उस दौरान सीआईए ऑपरेटिव्स के साथ मुल्ला मुनीर की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। और कहीं ना कहीं अब ये खबरें आ रही हैं कि उस मीटिंग में जो डेलीगेट्स आए थे ईरान के, उनको एलिमिनेट करने का भी खतरनाक प्लान था। मीटिंग थी वो? मेरे हिसाब से तो वो मीटिंग नहीं था, वो एक आदेश पत्र था। सीआईए ऑपरेटिव्स पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों का कैसे उपयोग करते हैं और सालों से करते आए हैं, उसका एक सीधा साधा उदाहरण हमें देखने को मिला। मीटिंग हुई, उनको बोला गया कि हम बातें करेंगे और हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि ईरान के जो शांति वार्ता के लिए आए हुए डेलीगेट्स हैं उनको ही खत्म कर देंगे। सीआईए इन सब चीजों में माहिर है, वो करता आया। और अगर हम प्रोफेसर मरांडी की बात माने तो बहुत सीधी सी बात हो गई कि ईरानियन डेलीगेट्स ने जब जेडी वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट अपना प्रेस स्टेटमेंट देके वहां से गए, उसके घंटे के अंदर ताबड़तोड़ पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचा। एक भी डेलीगेट ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में रुकने वाला था। वो सब एक प्लेन में बोर्ड होके तेहरान भी नहीं गए। अंजू जी, मजे की बात यह है, खबर तो कुछ ऐसी है जो प्रोफेसर बरांडी ने दी हुई है, वो ऐसा कहते हैं कि वो लोग सब मशाद में उतर गए बीच में और उन्होंने अपने राष्ट्र के अंदर मिसाइल का मारा होगा यूएस का और हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, वो ठीक है, चलेगा। मगर अमेरिकी षड्यंत्र का, सीआईए के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना है, वो चीजें पहले देखी। और इसी वजह से होटल सेरेना को वो ताबड़तोड़ खाली करके चले गए। ये जो खेल हुआ ना, वो खेल तो आगा खान फाउंडेशन के जो सेरेना का मालिक था, उन्होंने जब बताया कि ये खर्चा हम उठाएंगे क्योंकि पाकिस्तान सरकार नहीं उठा पाती, वो कहा उससे पहले हो चुका था। और अगराची हो या फिर ईरानियन पार्लियामेंट का स्पीकर हो, वो सब मशाद में उतर के अपने अपने रास्ते, कोई ट्रेन से, कोई रोड से, वापस तेहरान पहुंचा। उनको अपने लोगों के बीच में जाके मरना गवारा था, मगर पाकिस्तान में मरना गवारा नहीं था, क्योंकि ये हिस्ट्री है। पीठ में खंजर भोंकने की बात पाकिस्तान हमेशा करता आया है। और एक चीज, आपने जो मीटिंग की बात की ना, तो पाकिस्तान में नूर खान बेस पहले ही से सीआईए के कब्जे में। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, ये शांति वार्ता दरमियान फ्रिस्किंग कौन करता था? सब सुरक्षित है, उसकी जांच पड़ताल कौन करता था? वो पाकिस्तानी आईएसआई के लोग नहीं थे, वो दिखने में ही लगता था कि वो सीआईए के लोग हैं। अगर सीआईए का कोई एजेंट पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता में आने वाले सबका फ्रिस्किंग करता है, इसका मतलब ये है कि हमने हीरा मंडी को भाड़े पे दे रहा है, हम दे चुके हैं और उनको जो करना होगा वो करेंगे। अंजू जी, तो ये बात तो कोई ये नहीं है, ये सब चीजें हो रही है और होती रहेगी। और एक बारी बच गए ईरानी डेलीगेट्स, ये अपने नसीब से बचे या किसकी वजह से बचे? पाकिस्तान ने तो अपना काम कर दिया था, मुल्ला मुनीर ने तो मीटिंग करके अपना काम कर दिया था। इजिप्ट में ही मिले थे वो तो सीआईए से, कैरो के अंदर। अंजू जी, तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी जी। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं चाइना ने कोई रोल प्ले किया हो? क्योंकि जब इन टॉक्स के बाद या इन टॉक्स के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को क्रेडिट दिया था कि उनकी वजह से ये ईरान के लोग बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए, क्योंकि वैसे भी ईरान के लोग भरोसा तो करते नहीं पाकिस्तान पर, मुल्ला मुनीर पर, तो बातचीत के लिए वो आए तो ये हैरानी की बात थी। तो हो सकता है कि चाइना ने कोई टिप दिया हो कि जल्दी जल्दी वहां से निकलो, अब जब तुम्हारी टॉक्स जो है वो फेल हो गई है तो उसके बाद कोई खेल हो सकता है वहां पर। ये बात तो सही है। देखो, चाइना ने ही बोला था टॉक्स में जाने के लिए कि जो मिलता है ले लो, करके आप बातें कर लो।
करके ईरान को भेजा था। लास्ट मोमेंट तक आपको याद होगा तो ये टॉक शुरू होने थे शुक्रवार को, शुरू नहीं हुए। ईरानी डेलीगेशन आना नहीं चाहता था। आखिर में उनको बहला के फुसला के किसी न किसी के कहने से शनिवार को वो आए और वार्ता शुरू हुई। 21 घंटे वार्ता चली और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे मैसेज आए। उस दरमियान जेडी वेंस ने 18 बारी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है और ईरानी डेलीगेट्स ने भी, ऐसा कहा जाता है कि तब तकरीबन 15 से 16 बार तेहरान में कांटेक्ट किया है। अभी किन से कांटेक्ट किया है, किसने क्या बोला, उनको बताया गया होगा कि आप जैसे ही वार्ता खत्म होती है वहां से 9, 2, 11 हो जाओ। अगर आप नहीं होगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि पहले ही दिन ईरान अपने बहुत बड़े बड़े नेता गवा चुका था। तो इनको अगर गवा देता तो ईरान का बट्टा बैठ जाता, क्योंकि जो गतिविधियां हो रही थी वो गतिविधियां बहुत ही गंभीर थी। क्योंकि यूएस ने तो पाकिस्तान के अंदर जाके मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं ये चीज कि पाकिस्तान के अंदर जाके वहां से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। और वो सोच रहे थे कि एक बाजू ये शांति वार्ता के नाम पे इनको बुलाएंगे, यहां पर खत्म कर देंगे और फिर ईरान के ऊपर धावा बोल देंगे। तो इसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। और जैसे मैंने बताया कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का, नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी मिलिट्री के हाथ में नहीं है। वो कितने वक्त से, भारत ने जब नूर खान पे मारा तो तबाह किसको किया था हमने? उनके सेंट्रल कमांड को। सेंट्रल कमांड चलाता कौन था? वो जो जमीन के अंदर था, जहां पर हमने छेद करके वेंटिलेटर में से मारा था, वो चलाता कौन है? वो चलाता तो अमेरिकी है। और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकली थी, उसके साथ में कैराना में मारा था तब। तो ये बात को संदर्भ से आप जोड़ो और जब आपको दिखता है कि 3 अनमार्क्ड गल्फ स्ट्रीम के क्राफ्ट, 2 C-17 जब नूर खान पे आते हैं, उनके 7 नंबर के हैंगर में गतिविधियां दिखती है और तेहरान क्रिप्टिक मैसेज को एक दूसरे से संकलित करता है, इस्लामाबाद से वॉशिंगटन। तो ये क्या दर्शाता है? उनको समझ में आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी वजह से शायद ये वार्ता जैसे ही खत्म हुई ना, हरी में कुछ भी कहे बगैर ईरानियन डेलीगेशन भाग गया और वो जान बचा के भागा। जिसे कहे ना कि जान बचे तो लाखों पाए वाली बात हो गई थी वहां उनके लिए। बचना नामुमकिन था अंजुम। पर हिमांशु भाई, अब आपको क्या प्लान्स लग रहे हैं? क्योंकि जैसे ही वार्ता खत्म हुई या फेल हो गई, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि सऊदी अरब में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, अपने फाइटर प्लेन भेज दिए। वो किसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? वो ईरान के खिलाफ ही तो जंग लड़ने के लिए वहां गए। तो यानी अब तो खुले में आ गया पाकिस्तान ईरान के खिलाफ। तो अब जो नोटेम घोषित किया है पाकिस्तान ने, उसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो उसका मतलब सीधा साधा ये है, जो आम आदमी के लिए, आम आदमी पहली नजर में वही समझेगा कि पाकिस्तान सच में भिखारी हो गया है। ये नोटेम घोषित किया है, उसका मतलब यह है कि विदेशी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में आने से बचने के लिए वो कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका जेट फ्यूल खत्म हो गया। अभी पता चल रहा है उनका जेट फ्यूल खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा है वो शायद कुछ ऐसे एक्शन के लिए बचा हुआ है कि जहां पर एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान से लेके ईरान के अंदर, ईरान के वो भाग में, बलूचिस्तान वाले भाग में, सिस्तान वाले भाग में जो करने हो, तो उसके लिए चाहिएगा। अमेरिकनों को तो वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उनके लंच खा चुके हैं, उनके द्वारा काफी IMF की लोन ले चुके हैं। तो अमेरिकनों को तो जेट फ्यूल देना पड़ेगा। तो ये तरफ इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं ना, तब पता चलता है कि पीठ में खंजर भोंकने की पाकिस्तानी आदत गई नहीं। आप याद करो, आज से 2-2.5 साल पहले ईरान का कासिम सुलेमानी, जो IRGC का कमांडर था सबसे बड़ा, कासिम सुलेमानी के ग्रेव के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी और तकरीबन 200-250 ईरानियंस को वहां मौत के घाट उतारा गया था।
उसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें मारी थी पाकिस्तान में। वो काम किसने किया था? सीआईए के कहने के ऊपर आईएसकेपी करके एक ग्रुप है, खुरासान प्रोविंस, जुल्लल्ला बोलते थे जिसको पहले, वो ग्रुप को खड़ा ही इसी के लिए किया गया है कि ईरान को जब मारने की बारी आएगी तो आईएसआई उसको फंड करेगा, जिसको सीआईए हमेशा फंड करता आया है। और सीआईए की पुरानी आदत है, अमेरिकन सीआईए की, कि आईएसआई का उपयोग उन्होंने अफगानिस्तान में भी अफगानों को मारने के लिए किया है। पिछले 2 साल में, अभी फरवरी में चुनाव हुआ, उससे पहले बांग्लादेश के अंदर सीआईए पूरा घुस गया। किसके साथ घुसा था? किसकी बदौलत घुसा था? आईएसआई की बदौलत। जमात के साथ में आईएसआई ने पूरे सीआईए के ऑपरेटिव्स यूनुस के जमाने में बांग्लादेश के अंदर घुस चुके थे। वहीं से शायद वो वेन डाइक, हमारे यहाँ का जो पकड़ा गया है, मैथ्यू वेन डाइक बच के भागा था और वो यहाँ आके पकड़ा गया काम करता हुआ। तो ये तो सीआईए का पुराना काम है और ये करते ही रहेंगे, इससे ये बाज नहीं आएंगे। मगर उनको वो समझ में नहीं आता कि जब वो हीरा मंडी में जाके किसी के ब्याह की बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। ब्याह तो होगा नहीं, आखिर में तो ब्याह होगा नहीं। हीरा मंडी में जाओगे तो आप बचोगे ही। तो हर जगह पे पकड़े जाते हैं। आप पहलगाम में देखिए, और ये आदत है पाकिस्तान की। मैं कम से कम 10 एग्जाम्पल्स आपको गिनवा सकता हूं, मगर सबसे ज्यादा प्रचलित और लोग जो जानते हैं, सर मुझे ये बताओ, कोई ये कहेगा कि पहलगाम की घटना हुई उसकी जान सीआईए को पहले नहीं थी? हर एक भारतीय जानता है कि सीआईए के सब कुछ जानने में था और फिर भी उन्होंने ये बोले दिया, क्योंकि आईएसआई की जरूरत सीआईए के लिए बहुत ज्यादा है। एक तरफ हमारे खालिस्तानियों को पनाह दे रहा था आईएसआई, तो वो सीआईए प्रोत्साहित कर रही थी पीछे से। तो काफी ताना बाना वहां गुना हुआ। मिलिट्री के लोगों को जब आप पूछो, एक खबर तो ऐसी भी आ रही है कि चाइनीज सीसीटीवी की मदद से एक तरफ हमारे सरहदी राज्यों में ये लोग मिलिट्री की स्पाइंग कर रहे थे पाकिस्तानी। मगर स्पाइंग करके करेंगे क्या? वो कंगलू हो चुका राष्ट्र, भिखारी हो चुका राष्ट्र, जिसके पास अपनी सेना की टैंकें चलाने के लिए 3 दिन तक का तेल नहीं है, वो लड़ाई लड़ेगा क्या? वो सर्वेलेंस और स्पाइंग भी करेगा और वो इंफॉर्मेशन, तकलीफ कहां है? वो इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करके सीआईए को पहुंचाता है, वही तकलीफ आती है। और सीआईए अपना पूरा का पूरा काम आईएसआई के थ्रू पूरे भारतीय उपखंड के अंदर करवाती है एक्चुअली। लेकिन ये जो अभी दूसरे दौर की बातचीत की बात हो रही है कि ये जो ईरान वॉर है, इसमें सेकंड बातचीत भी पाकिस्तान में होगी, इस्लामाबाद में होगी, ये आपको कितना फिजिबल लगता है? जब पाकिस्तान अब खुलकर ईरान के खिलाफ आ गया है, अगर कहीं दूसरे दौर का वॉर शुरू होता है तो फिर तो पहली मिसाइल जो है वो ईरान पाकिस्तान पर ही फेंकेगा, ये भी तय नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये कैसे कह सकता है अमेरिका कि फिर से बातचीत होगी, इस्लामाबाद में होगी, मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा होमवर्क किया था शहबाज शरीफ ने, ये सब बातें क्या है? ये बच्चे के पीठ थपथपाने की बात है, हकीकत ये नहीं है। देखिए, बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ शनिवार रविवार को, ये पिछले, और शनिवार रविवार को ही पाकिस्तान की 13,000 की सेना, 18 विमान फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया पहुंचे। ईरानियंस जब शांति वार्ता के लिए टेबल पे बैठे थे तब यह कदम पाकिस्तान ने लिया। क्या ईरानियन को पता नहीं चला? बहुत सीधी बात है, उनको पता चल गया कि यहां तो डबल क्रॉस हो रहा है, पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। और बलूचिस्तान से कोई भी एक्शन करेगा, ज्यादा करके हवाई एक्शन करने की बात है कि नूर खान के हैंगर नंबर 7 से अमेरिकन ड्रोन्स, रीपर है या कोई भी है, ब्लैक हॉक है या ब्राउन हॉक है, कुछ भी, वहां से अगर उड़ के ईरान के अंदर वार करता है
तो बलोचियों के सर मर देंगे, वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स के सर मर देंगे। तो ये डिनायबिलिटी जिसको हम कहते हैं, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, वो करने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता है। और ये दूसरे दौर की जो आपने बात की, दूसरे दौर की बात, क्या जेडी वैंस या कृष्णर या फिर उनका कोई भी प्रधान वहां पर पाकिस्तान में फिर से आने की हिमाकत करेगा? ये बात तो ऐसी हो रही है, ये तो दोहा में होगी शायद। दूसरे दौर की वार्ता जो होगी वो दोहा में होगी, क्योंकि ईरानियंस ने एक इंक्लिनेशन दिखाया है। एक जगह पे मैंने पढ़ा कि ईरानियंस वांट टू सिट, कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनको वरना 40 दिन में मार देगा। ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर, वो ईरान को पूरा का पूरा मार देगा। तो ईरानियंस हैव शोन एन इंक्लिनेशन टू टॉक, साथ में बैठ के बात करने का, कोई निराकरण लाने की बात की है। और यहां पर मुझे ईरानियन विदेश प्रधान का एक निवेदन याद आता है। उन्होंने क्या कहा था पता है? वी विश इंडिया वुड हैव बीन मेडिटेटिंग। भारत मध्यस्थी अगर कर रहा होता तो शायद बहुत अच्छा होता, मगर भारत ये करेगा नहीं। तो उनके लिए दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन आजकल क्या है? ओमान। ओमान के जरिए ये बातें हो रही है, और टॉक्स भी जो भी होगी वो ओमान के कैपिटल के अंदर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि आजकल ये जो स्थितियां आ गई है, जैसे डबल क्रॉस पे डबल क्रॉस हो रहे हैं, वैसे में किसका भरोसा किया जाए वो कोई कह नहीं सकता। क्योंकि अमेरिकन की तो आदत रही है ना, आपको तो याद है, अमेरिका अपने एम्बेसडर को भी वो पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट को मरवाने के लिए मरवा देता है ना, वो तो करता है। CIA will do anything and everything to get their goals achieved। ये तो बड़ी सीधी बात है। और ऐसे में अगर समझ लो कि मान लो कि कहीं पर ऐसी कोई खबर आ गई आपके पास कि भारतीय क्योंकि कल ही बात की है नरेंद्र भाई ने, तकरीबन 40 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है इसी मामले में, वेस्ट एशिया के मामले में, मध्य पूर्व के मामले में। तो और ये डोनाल्ड ट्रंप की तो आदत है, वो तो बोल देगा मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी मेरे दोस्त है, और मोदी की वजह से हम वार्ता करेंगे ईरान से। कितनों को पता है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, मानवतावादी मदद के लिए 1000 मेट्रिक टन चावल ईरान भेजे हैं। 1000 मेट्रिक टन भारत ने ईरानियन धरती पर भेजे। तो ये काम तो हम करते रहेंगे। शायद पिछले दरवाजे से काफी बातें, या पिछले कल के 40 मिनट की बात में की गई, आपने जो दूसरे राउंड की बात की ना, तो मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। अगर समझ लो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, अंजू जी, एक ही सेंटेंस, डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, बड़बोला है, और जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार बोले उससे पहले बोल दिया था कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, ऐसे ही अगर समझ लो डोनाल्ड ट्रंप का आजकल में एक ट्वीट आ जाए कि वी विल होल्ड टॉक्स विद मोदी एंड ईरानियन लीडरशिप, देन अजूरी ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है हमें, मगर ज्यादा करके ये बातें ओमान में हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि अगर अरागची कहता है कि भारत मीडिएट करता तो ज्यादा बेहतर रहता, तो हो सकता है कि उस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से 44 मिनट बात की हो। क्योंकि सवाल तो ये उठता है ना कि 44 मिनट में बातें क्या की गई होंगी? भाई चिंता जता रहे हो, चिंता तो तुम ही ने पैदा की, सब कुछ तो हालात जो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जिम्मेदार है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात करा रहे, बंद किसने करवाया? तुमने तो करवाया। तुम अटैक नहीं करते तो बंद नहीं होता, यथावत चलता रहता। नहीं, भारत ने तो देखिए, नरेंद्र भाई तो बड़ी सीधी तरह स्पष्ट रूप से भारत के निवेदन में तो ये बड़ा स्पष्ट आया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा कि शांतिपूर्ण उकेल लाओ, शांतिपूर्ण निराकरण करो। अभी शांतिपूर्ण निराकरण करो
कहना एक बात होता है और डिप्लोमेटिक टर्म्स में जब ये बताया जाता है, जब कोई सामने से फोन करता है, देखिए दो में बड़ा अंतर है। अगर मोदी नरेंद्र भाई सामने से फोन करके ट्रंप को बोलेंगे कि शांति रखो, वो बात नहीं है। जब उन्होंने फोन करके पूछा, उनसे चर्चा की, तब नरेंद्र भाई ने बताया शांति से इसका निराकरण करो, हम जहां मदद कर सकते हैं वहां बताना, हम करेंगे। और ट्रंप की बड़बोलाई तो आपको याद है, आपको पता है कि वो तो कहता रहता है कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज माय गुड फ्रेंड। तो वो अपने बड़बोलेपन में अगर ऐसा कुछ कह दे और पूरी चीज के अंदर कोई एक अनसीन टर्न आ जाए, जो दिखता नहीं है ऐसा कोई वणांक हो जाए, तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अभी वक्त ऐसा क्रिटिकल है ये युद्ध का, ऐसा एक निर्णायक समय है कि लो इंटेंसिटी वॉरफेयर मध्य पूर्व के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर चलता रहने वाला है, वो बंद नहीं होने वाला। अरब देशों को ये मतलब खाड़ी देशों की हालत खस्ता है। और एक चीज मत भूल जाइए, यूएई की बात करें हम, सऊदी अरेबिया की बात करें हम, बहरीन की बात करें हम, कुवैत की बात करें हम, ये सब राष्ट्रों के अंदर भारतीय डायस्पोरा बहुत बड़ा है अंजू जी। वो डायस्पोरा का जो खुशहाली है ना, वो भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो टोटल रेमिटेंसेस विदेश से आता है, उसमें का तकरीबन 40-45% खाड़ी राष्ट्रों के भारतीयों से आता है। वो सब बातें ठीक है हिमांशु भाई, लेकिन अगर ओमान में ये बातचीत होती है दूसरे दौर की, ओमान में पहले भी बातचीत हो चुकी है और उसके बाद बातचीत चल रही थी, 10 दिन का टाइम दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया था ईरान पर, तो वो बातचीत भी फेल हो गई थी। युद्ध से पहले की बात कर रही हूँ। अब जब सीआईए इस तरह के प्लान लेकर चल रहा है कि अगर ईरानियन आ गए, डेलीगेट आ गए तो उनको मार डालेंगे, ये सब प्लानिंग हो रही है, मुल्ला मुनीर के साथ मिलकर अटैक करने की तैयारी हो रही है, ड्रोन हमला करने की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में इस तरह की बातचीत को सीआईए ओमान में होने देगा और वहां पर कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये तो हर देश में मौजूद है, सीआईए की मौजूदगी कहाँ नहीं है, कहाँ तख्ता पलट नहीं किया इन्होंने, ये तो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब देखना ही होगा कि ये सारी घटनाक्रम होने के बाद क्या सच में ईरान के लोग या ईरान में जो अभी लोग बचे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, चाहे उनके विदेश मंत्री हो या प्रेसिडेंट, क्या वो अपने देश से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे? क्या वो ओमान पर भी भरोसा करेंगे? ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं कि बातचीत होती है तो क्या होती है और सीआईए की भूमिका क्या रहती है, क्योंकि सीआईए के खतरनाक प्लान का खुलासा तो अब ईरान में भी हो चुका है, इसलिए वो 10 बार सोचेंगे अपने देश से बाहर निकलने में। आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम।